सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए अध्याय सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इससे पहले हम लोगों ने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देख लिया था। अब जो शेष बच गए उन सभी का हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे और इस तरह चर्चा करेंगे ताकि इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए उन सभी को हम आराम से हल कर पाएँ। तो देखा जाए, इससे पहले हम लोगों ने 150 तक सॉल्यूशन कर लिया था। आगे हम लोग देखते हैं 150 के बाद 151 में देखिए क्या करा है निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित हैं। ऑप्शन है बुध, मंगल, नेपच्यून और शनि। करा है सूर्य से भी दूरी है और पृथ्वी से दूरी है। अगर आप देखेंगे बुध को तो ये सूर्य के नज़दीक है और पृथ्वी से तो ज़रूर दूरी है। मंगल का भी वही बात है, ये सूर्य से दूरी है लेकिन पृथ्वी से नज़दीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सूर्य एवं पृथ्वी दोनों से दूरी, तो वह हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा। अगर नेपच्यून नहीं होता तो शनि भी होता, तो इस नेपच्यून से तो नेपच्यून हो जाएगा क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी दोनों से क्या है, मैक्सिमम दूरी पर है। अगर यह बात की जाए तो पृथ्वी से कितना दूरी पर है, तो नेपच्यून की बात की जाए वह 5750 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सूर्य से यह 5900 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 152 में करा है वर्ष दीर्घतम होगा, यानी सबसे लंबा कब होगा। शनि पर होगा, बृहस्पति पर होगा, नेपच्यून पर होगा, पृथ्वी पर होगा। तो वर्ष दीर्घतम वहीं पर होगा जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में जितना अत्यधिक समय लेगा। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। पहले पृथ्वी की बात की जाए तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड लेती है। उसके बाद शनि की बात की जाए तो शनि है जो सूर्य की एक परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष का समय लेती है। और बृहस्पति जो है वह 11.86 यानी करीब 12 वर्ष का समय लेती है। और वहीं नेपच्यून वह 164.79 यानी 165 वर्ष का समय लेती है। तो बताइए यह जो सबसे ज़्यादा दीर्घतम कहाँ पर होगा वर्ष, वह नेपच्यून के होगा। क्योंकि क्या होता है, जो ग्रह के द्वारा एक वर्ष में किया गया सूर्य का परिक्रमा होता है वही वर्ष कहलाता है, तो वह हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा क्योंकि यह सबसे अत्यधिक समय ले रहा है सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 153 में करा सौरमंडल का बाहरतम ग्रह कौन है। पृथ्वी है, यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है। तो आइए हम लोग जानते हैं सौरमंडल ग्रहों के जो प्रकार था उसमें हम लोगों ने देखा था कि दूरी के अनुसार ग्रहों को दो प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया है आंतरिक ग्रह में और दूसरा बाह्य ग्रह में। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आ रहे थे, वह आ रहे थे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह में कौन कौन आ रहे थे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वही करा सौरमंडल के बाह्यतम ग्रह में। तो यूरेनस भी बाह्यतम ग्रह में है, नेपच्यून भी है, शनि भी है, लेकिन इसमें से सबसे बाह्यतम कौन हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून का हिंदी क्या हो गया, वरुण, और यूरेनस का हो गया अरुण। तो ध्यान में रखेंगे ये यूरेनस और नेपच्यून कभी कभी वह हिंदी ना देकर उसका इंग्लिश पूछ देता है। तो यूरेनस का अरुण हो गया और नेपच्यून का वरुण हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा सबसे बाह्यतम ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 154 में कर रहा है यम अथवा कुबेर की खोज 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा किया गया था। तो उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्लाइड टॉम्बाइक। जो क्लाइड टॉम्बाइक थे उनके द्वारा 1930 ईस्वी में प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। तो आइए हम लोग थोड़ा प्लूटो के बारे में जान लेते हैं। प्लूटो अभी हम लोगों ने देखा यह पृथ्वी से क्या है, मैक्सिमम दूरी पर है, 5750 था। वहीं सूर्य से 5900 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित था। अब उसमें हम लोगों ने देखा कि जो पृथ्वी का जो मतलब पृथ्वी के चंद्रमा का जो आकार है उससे भी यह उपग्रह छोटा है, यानी चंद्रमा से भी यह जो ग्रह है कुबेर, जिसे हम लोग कुबेर भी कहते हैं, प्लूटो को यम भी कहते हैं, वह चंद्रमा से भी छोटा बताया गया है। और इसकी खोज हम लोगों ने देखा 1930 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, क्लाइड टॉम्बाइक के द्वारा किया गया था। और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह था। और इसे हाल में जो 24 अगस्त 2006 को प्रयागनगर में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU का जो संगठन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इसे क्या कर दिया गया, ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे अभी प्लूटो ग्रह के दर्जा में नहीं है। कब हटाया गया, वह हटाया गया 24 अगस्त 2006 को। तो उसकी खोज कौन किए थे, क्लाइड टॉम्बाइक। और आगे आपको देखने को मिलेगा प्लूटो के कुछ उपग्रह थे जिसमें सेरॉन हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ इसके 5 उपग्रह पाए गए थे,
जिसमें हम लोगों ने देखा सेरोन, हेड्रा, निक्स, कार्बोरेक्स और स्टाइरिक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 155 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों गति में समय बराबर लगता है? तो वह कौन हो जाएगा? वह हो जाएगा चंद्रमा। क्यों हो जाएगा चंद्रमा? चंद्रमा क्या होती है, जब पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती है तो जो क्या होता है 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है, वही जब अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है तो वह दोनों का समय लगभग बराबर होता है। और यही कारण क्या होता है, हम चंद्रमा का सदैव एक भाग यानी 57 से 68% भाग ही देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का जो एक घूर्णन पूरा करती है उतने ही समय में, लगभग बराबर समय में, वह अपने अक्ष पर भी एक परिक्रमा, एक घूर्णन पूरा करती है। वह जो समय होता है वही 27 दिन 8 घंटे के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। इससे आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि हम चंद्रमा का सदैव कितना % भाग देख पाते हैं। तो इसी कारण हम चंद्रमा का पूरा नहीं, उसका 57 से 59% भाग ही देख पाते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करती है वह समान समय में करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 156 में, कौन सा खगोलीय पिंड रात का रानी कहलाता है? तो कौन सा खगोलीय पिंड हो जाएगा रात का रानी? वह चंद्रमा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि चंद्रमा का जो क्या है वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, साथ साथ में जब वह पृथ्वी का जो घूर्णन करती है उन दोनों में वह समय बराबर लेती है। और इस कारण हम चंद्रमा का सदैव एक ही भाग देख पाते हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा 57 से 59% ही हम देख पाते हैं, और इसी कारण इसे रात का रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 157 में, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह कुल सतह का कितना प्रतिशत है? अब बताइए। अभी प्रश्न अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा जितने समय में पूरा करती है उतने समय में वह अपने अक्ष पर भी एक क्या करती है, घूर्णन पूरा करती है, जिस कारण दोनों समान होने के कारण वो चंद्रमा का सदैव हम 59% भाग ही देख पाते हैं, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। इस कारण क्या होता है, माह में एक बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग देख पाते हैं, जो क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। और उसी कारण महीने में एक बार चंद्रमा का क्या होता है, एक अप्रकाशित, पूर्ण अप्रकाशित भाग को देख पाते हैं, जो क्या कहलाता है, अमावस्या कहलाता है, जो आगे हम लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन में है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, चंद्रमा पर स्थित बड़ा क्रेटर है, जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्लेवियस है वह क्या है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं कि क्रेटर क्या होता है। देखिए, क्रेटर होता है यानी किसी जो कोई भी खगोलीय वस्तु होता है, उस खगोलीय वस्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार का जो होता है वह गड्ढे के समान होता है, यानी एक गड्ढा होता है। वह गड्ढा किसके कारण होता है, वह या तो विस्फोट ढंग से बने हो या फिर ज्वालामुखी विस्फोट से बना हो, वही क्रेटर कहलाता है। तो चंद्रमा पर स्थित जो सबसे बड़ा क्रेटर है उसी को हम लोग क्लेवियस के नाम से जाना था। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि क्रेटर क्या होता है। अगर क्रेटर आपको समझ में आ गया हो तो इस प्रश्न का सही जवाब ढूंढ पाएंगे। तो क्रेटर क्या था, जो हम लोगों ने देखा, किसी खगोलीय वस्तु पर गोल या लगभग गोल आकार का जो गड्ढा होता वही क्रेटर कहलाता है। यह गड्ढा या तो ज्वालामुखी विस्फोट से हो या टक्कर से हो, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पृथ्वी पर भी क्या हुआ है, उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील जो महाराष्ट्र में, उसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 159 में कह रहा है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष के किस नाम से जाना जाता है? कहा था पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो स्थित अंतरिक्ष है उसे हम लोग कौन सा नाम, उसे सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं आप अंत अंतरिक्ष और बाह्य अंतरिक्ष मार दीजिएगा, तो वह हो जाएगा सिस लूनर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 160 में, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? अब कह रहा सूर्य का ग्रह नहीं है बुध, तो बुध सबसे निकटतम ग्रह है, उसके बाद शुक्र है और नेपच्यून भी है। लेकिन चंद्रमा क्या है, वह सूर्य का ग्रह नहीं, वह पृथ्वी का उपग्रह है। अब पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है, हर एक लगभग कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं, किनको बुध और शुक्र को छोड़कर उपग्रह कहा गया है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार कहा गया है कि ये जो उपग्रह का निर्माण हुआ है, जिस तरह से पृथ्वी पर हुआ है, पृथ्वी पर एक 5.5 यानी 4.5 अरब वर्ष एक विशाल विस्फोट के कारण इस ग्रह का उपग्रह का निर्माण हुआ, जो उससे अलग होकर बना है। तो मत अलग अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 161 में, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो आइए थोड़ा चंद्रमा के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने देखा था कि चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों के अध्ययन को क्या कहा जाता था, सेलेनोलॉजी कहा जाता था। और वही चंद्रमा पर जो स्थित एक पर्वत है, कौन, लिबर्टी पर्वत, जो 10,668 मीटर की ऊंचाई
है सबसे उच्चतम पर्वत जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है, वरुण पर स्थित है, बृहस्पति पर, शनि पर और चंद्रमा पर। तो वह हो जाएगा शांत समुद्र, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, है ना, जो वही देखिए इसका इंग्लिश यहाँ पर नीचे वाले प्रश्न में दिया गया। तो शांत सागर वही है। अब इसका किस तरह से उद्भव होता है थोड़ा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र हैं यानी धूल के मैदान हैं, उसी को शांति सागर कहा जाता है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है। यह चंद्रमा का क्या है? पृष्ठभाग है जो अंधकारमय होता है। और आपको हम बता दें कि चंद्रमा के इसी भाग पर प्रथम मानवयुक्त चंद्रयान अपोलो, कौन? अपोलो 11, जो कब उतरा था? वह उतरा था 20 जुलाई 1969 ईस्वी को, जिसमें कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ब्रिज एल्ड्रिन, ये दो थे जो उतरे थे। यानी उस जो अंतरिक्ष यान थे उसमें 3 व्यक्ति गए थे, जिसमें थे 2 अंतरिक्ष यान, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरते हैं और एक और होते हैं एडविन बज एल्ड्रिन। तो ध्यान में रखिएगा। और थर्ड व्यक्ति जो होते हैं माइकल कॉलिंस होते हैं। यह नासा के टाइम टेबल के अनुसार रात में 8:39 में वहाँ पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा चंद्रमा के धरती पर रखा गया था। तो वही है शांति सागर या तूफान चंद्रमा पर है। उसके बाद सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, अभी हम लोगों को देखा था शांति सागर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, यह कहाँ है? यह चंद्रमा पर अवस्थित है। और यह कहाँ पर स्थित है? यह जो धूल के मैदान है उसी को शांति सागर कहा जाता है, जो काले धब्बे का आकार है और यह अंधकारमय है। इसी पर क्या किया गया था? मानवयुक्त चंद्रयान अपोलो 11 को कब? 20 जुलाई 1969 ईस्वी को उतारा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला यहाँ पे उतरे थे और उसके साथ एडविन बज थे। ये दोनों व्यक्ति थे। तो ध्यान में रखिएगा एडविन बज, हो सकता है प्रश्न में अगर वो आपसे जानना चाह रहा हो तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना देकर एडविन बज भी दे दिए, तो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 164 में कह रहा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? अभी हम लोगों ने देखा था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर वह 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। तो ये लगभग क्या हो जाएगा? 27.3 दिन में वह एक चक्कर पूरा करता है और वही उतने ही समय में वह अपने अक्ष पर घूमता है। और इसी के कारण हम लोगों ने देखा था चंद्रमा का हम लोग कुछ भाग यानी मात्र 57 से 59% भाग ही देख पाते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के एक परिक्रमा पूरा करने के साथ साथ उतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन एक पूरा करती है। नेक्स्ट प्रश्न 165 में देखेंगे नेक्स्ट है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय। अब चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय है वह 2 सेकंड से कम यानी 1.3 सेकंड। आइए समझते हैं इसे किस तरह से ये निकाला जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि चंद्रमा से पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वह 3,84,000 किलोमीटर है। तो ये हो गया पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर। वहीं प्रकाश का जो गति है वह क्या है? वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आप अगर 3,84,000 को 3 लाख से भागा देंगे तो 1.3 ही आ जाएगा, यानी 2 सेकेंड से कम समय पूरा लगती है पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। नेक्स्ट 166 में देखिएगा निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो आइए पृथ्वी पुत्र क्यों कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, कौन हो जाएगा पृथ्वी का पुत्र? वह हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि क्यों इसे चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि खगोल शास्त्रियों का मानना है, ऐसा कहा गया है कि 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी के साथ विशाल टक्कर की घटना से इसका क्या हुआ? चंद्रमा का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी का ही अंश टक्कर के कारण वह एक टुकड़ा है जो उसके साथ साथ में पृथ्वी के साथ साथ में वह उसका घूर्णन करने लगी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 167 में बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो आइए बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति चूँकि हम लोग को पता है यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? बृहस्पति। और इसके सूर्य के द्रव्यमान, यह सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां है लगभग। और ये पूरे ग्रह का द्रव्यमान का कितना है तो वह भी ध्यान में रखिएगा। पूरे ग्रह का जो है 2.5 है, यानी 2.5 गुना है। तो ध्यान में रखिएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां है और अन्य ग्रहों के द्रव्यमान का कितना है? वह 2.5 गुना है। तो आइए बृहस्पति के बारे में और जानते हैं। बृहस्पति के कुल उपग्रह की बात की जाए तो वह 79 उपग्रह। इसी के पास क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जिसका व्यास 5250 यानी 5260 इतना किलोमीटर इसका व्यास है। गैनीमेड इसी के पास है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो बृहस्पति है, बृहस्पति पर इसे
क्या करने के लिए, संशोधन करने, अनुसंधान करने के लिए इस पर नासा के द्वारा विभिन्न विभिन्न सैटेलाइट भी भेजे गए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले गैलीलियो भेजा गया था। गैलीलियो कब भेजा गया था? लगभग भेजा गया था 1989 से, यानी 5 वर्ष लगा था, 1994 में भेजा गया था। तो उसके बाद जूनो भी भेजा गया था, जूनो 2006 में भेजा गया था, 2011 में वो पहुंचा था, यानी 5 वर्ष इसमें भी समय लगा था। तो इस तरह से जूनो है जो, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा बृहस्पति का 37 चक्कर काटने के बाद उससे विभिन्न तरह के आंकड़े, महत्वपूर्ण आंकड़े, लगभग 550 से ऊपर पिक्चर वह पृथ्वी को भेजा था। जब गैलीलियो क्या गया था, जो गैलीलियो उपग्रह था, कृत्रिम उपग्रह, वह बृहस्पति के कक्षा में जब गया था तो वहाँ से एक कौथ सुमेकर लेवी 9 जो क्षुद्र ग्रह था उसका जो विस्फोट हुआ था गिरते हुए, उसको लाइव प्रकाशन पृथ्वी पर दिखाया था। तो ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है बृहस्पति से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 168 में कह रहा है 168 में आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, बनार्ड है, नेबुला है और सिरियस है। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा हो जाएगा, वह हो जाएगा सिरियस। इसे हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह जो सौरमंडल का सर्वाधिक समीप जो है वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसे हम लोगों ने देखा था कि सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा कौन है सूर्य के बाद? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसके कारण कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से सूर्य के बाद कौन सा तारा है जिसे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है प्रकाश को? तो वही हो जाएगा 4.5 वर्ष। सिरियस या डॉग स्टार है, यह जो क्या है, यह रात में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीले तारों में आ जाता है। अगर डॉग स्टार भी रहेगा तो सिरियस को ही डॉग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? अब आइए थोड़ा हम लोग पहले हैली से पहले धूमकेतु के बारे में समझते हैं कि धूमकेतु क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने देखा था, पहले भी चर्चा हुई थी इसके, कि धूमकेतु वे आकाशीय पिंड है जो धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित पिंड होते हैं। क्या क्या होते हैं? धूल, गैस और हिमानी बर्फ से बने होते हैं। और इसकी जो संरचना है, धूमकेतु की संरचना, वह मुख्यतः 3 भागों में से बांटा गया है, नाभि, कोमा और पूंछ। नाभि क्या होते हैं? नाभि होता है धूमकेतु का केंद्र होता है जो पत्थर और बर्फ से बना होता है। और नाभि के जो चारों ओर गैस और धूल के बादल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कोमा कहलाते हैं। और नाभि और कोमा से निकलने वाले धूल और गैस होते हैं वह पूंछ के आकार ले लेती है, जिसे हम लोग पूंछ कहते हैं। तो उसी में से एक है हैली धूमकेतु, जो जिसका परिक्रमण काल 76 वर्ष है। अगर इससे पहले बात की जाए उसे कब देखा गया था? वह 1986 में देखा गया था। अगला बार इसे 2062 में देखने की बात की जा रही है। तो ध्यान में रखिएगा, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या होता है? वह 76 वर्ष होता है। धूमकेतु क्या होता है? वो हम लोगों ने देखा, जो क्या होता है, जो गैस, धूल कण और हिमानी बर्फ से बना होता है। इसकी संरचना नाभि, कोमा और पूंछ के आकार होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 169 के बाद 170 में कह रहा है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी का सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया था कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी का सर्वाधिक निकट तारा, तो हम लोग जानेंगे कि सूर्य को छोड़कर पृथ्वी का सर्वाधिक निकट का तारा वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और यह प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना है? वह पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो उसे पहुँचने में कितना लगेगा? लगभग 4.5 वर्ष लग जाएगा। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? जो सिरियस या डॉग स्टार है, जो सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 171 में, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? अब देखिए, करा मंगल एवं ग्रह के बीच, तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इस क्षुद्र ग्रह की खोज सबसे पहले कब और किसने की थी? कहा जाता है कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, इसे ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह छोटे होते हैं, परंतु कहा गया है कि कुछ का आकार ऐसे हैं जो 1000 किलोमीटर तक का उसका व्यास होता है, यानी कह सकते हैं बहुत बड़े पत्थर, बहुत बड़ा। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े के निर्माण से इसका क्या हुआ? क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ, जिसमें से हम लोगों ने देखा कई क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी से भी टकराए हैं,
जिसके टकराने के कारण पृथ्वी का बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण हुआ है, विशाल गर्त का, जिसमें एक महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वही क्या है, वह क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी पर गिरने से उसका निर्माण हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, मंगल व बृहस्पति ग्रहों के में परिक्रमा करने वाले पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। हालांकि सिर्फ मंगल एवं बृहस्पति के बीच में भी नहीं, बृहस्पति के बलयों में भी सर्वप्रथम जो है क्या किया गया था, ये इसके बृहस्पति बलय, वो तो बलय अलग है ना, वो बलय बृहस्पति में भी बलय पाया जाता है, शनि में भी हो जाता है। इसकी चर्चा हम लोग अगले प्रश्न में करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो कौन है? अभी हम लोगों ने देखा था कि क्षुद्र ग्रह क्या है, जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, जो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए होते हैं, या जिसमें से कुछ तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ का जो व्यास होता है लगभग 1000 किलोमीटर ये बड़ा होता है। इसके निर्माण की बात किया गया तो कहा गया क्षुद्र ग्रह जो है क्या हुआ है, ये मतलब ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा तो इसका हो जाएगा, मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाया जाता है। 73 में 173 में देखिएगा, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस, प्लास, जूनो और वेस्टा। जूनो तो एक सैटेलाइट था, कृत्रिम उपग्रह था, जिसे 2011 में बृहस्पति में भेजा गया था, जिन्होंने जो 37 बार बृहस्पति की कक्षा को चक्कर लगाकर उसे बृहस्पति के वायुमंडल में उसे तीव्र गति से गिराकर नष्ट कर दिया गया था। नष्ट करने के पीछे कारण ये भी बताया गया था कि जो पृथ्वी पर से कुछ जीवाणु हुआ हो सकता है वहाँ पर क्या हो जाए, दुर्लभ साबित हो, क्योंकि बोला गया है कि बृहस्पति के जो उपग्रह हैं उसमें से कुछ बात किया जा रहा है वहाँ का पानी का, जीवन का, तो इस वजह से वहाँ घातक ना हो, कुछ ऐसा परिणाम ना हो जिसके कारण उसे उस वायुमंडल में जलाकर नष्ट कर दिया गया। अब देखिए सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह तो वह हो जाएगा सीरस उपग्रह जो इसे है वह 1819 ईस्वी में गियुसेप पियाजी के द्वारा, किसके द्वारा, या पियाजी, आप याद रखिए, गियुसेप पियाजी के द्वारा खोजा गया था। उसमें से आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि एक फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। कौन? फोरवेस्टा। ये उपग्रह एकमात्र है जिसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद आपको हम बता दें हाल ही में लेटेस्ट क्या है कि नासा ने 12 अप्रैल 2015 को अंतरिक्ष में स्थित एक क्षुद्र ग्रह था जिसका नाम था 316201 का नाम मलाला यूसुफजई रख दिया। तो हो सकता है प्रश्न देखने को मिल जाए कि नासा ने निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष में स्थित क्षुद्र ग्रह को मलाला यूसुफजई रखा, या फिर क्षुद्र ग्रह का नाम दे देगा 316201, तो उसको मलाला यूसुफजई नाम रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 174 में, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? अब कह रहा धूमकेतु के जो पूंछ होता है सूर्य से परे दृष्ट होता है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु होते हैं जो धूल होते हैं और हिमानी बर्फ होते हैं, इन सभी से जो मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वह धूमकेतु कहलाते हैं। यानी धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से निर्मित होते हैं, जिसकी संरचना में हम लोगों ने देखा था वो उसकी संरचना नाभि, कोमा और पूंछ इन प्रकार से किया गया है। जिसमें से नाभि हम लोगों ने देखा जो धूमकेतु का केंद्र होता है वो नाभि कहलाया था, जो पत्थर और बर्फ से बना होता, और नाभि के चारों ओर जो गैस और धूल के जो बादल होते हैं वो क्या कहलाते थे, वह कोमा कहलाए थे। और इस नाभि और कोमा से निकलने वाले गैस और धूल होता है जो एक पूंछ का आकार ले लेता है। तो वही कह रहा धूमकेतु में पूंछ सूर्य से परे दृष्ट होता है, क्यों होता है? ऑप्शन में कह रहा जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त होता है। देखिए ये पूंछ का निर्माण क्यों लेता है, इसे हम लोग समझिए। जो पुच्छल तारा, धूमकेतु को ही हम लोग पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं, ऐसा नहीं धूमकेतु बोल दे और पुच्छल तारा दे दे तो आप कन्फ्यूज हो जाइए। पुच्छल तारा को ही धूमकेतु कहते हैं। तो जो पुच्छल तारा कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के पास से गुजरता है तो क्या होता है, इनका तापमान बढ़ने के कारण इनसे गैसों के फुहारे निकलता है। जैसे ये सूर्य हो गया तो कई वर्षों के बाद जब इसके नज़दीक से गुजरता है तो क्या होता है, इसके तापमान बढ़ने के कारण इसमें गैसों के फुहारे निकलते हैं और ये एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होता है। यह लगभग बोला जाता है कभी कभी लाखों किलोमीटर तक लंबा होता है। तो जब पुच्छल तारे सूर्य के नज़दीक पहुँचते हैं तो सूर्य की तीव्र उष्मा और ज्वारीय बल के कारण अपने कुछ पदार्थों को खो देते हैं, परिणामतः यह समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, क्या कह रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त होती हुई नजर आती है, यानी परिणामतः यह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 175 में देखिए, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों का चट्टानी मलबे है, बिल्कुल सही बात है।
क्षुद्र ग्रह हम लोगों ने क्या देखा था, यह क्या है, यह ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी टुकड़े, जिसमें से हम लोगों ने देखा तो कुछ के तो आकार बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कुछ का आकार 1000 किलोमीटर तक का भी होता है। तो अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर होता है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यह भी सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य है, बिल्कुल गलत है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा क्या है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत है। 100 क्षेत्र में देखिएगा सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। अब आइए हम लोग समझते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड 2-3 प्रश्न होता है। अब देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है। सूर्य ग्रहण में होता है कि इसमें होता है सूर्य ग्रहण तो हमेशा अमावस्या को आता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सूर्य ग्रहण का स्थिति तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तथा पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ना पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़ती है। तो क्या आपके माइंड में लग रहा हो क्या पूरे पृथ्वी पर ऐसा हो जाता है? तो नहीं, यह पूरे पृथ्वी पर इसका प्रकाश नहीं होता। लगभग कुछ ही दूरी पर, लगभग 200 से 250 किलोमीटर के संपर्क क्षेत्र में ही यह ऐसा प्रतीत होता है। और यह जो होता है सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अब ये अमावस्या क्या है, तो आइए हम लोग अमावस्या को समझते हैं। अमावस्या क्या है कि 1 महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे ही अमावस्या कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि महीने में एक बार, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि क्या होता है कि पृथ्वी जो है जितना समय में चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा पूरा करती है, उतने ही समय में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करती है, जिसके कारण हम चंद्रमा का कुछ ही भाग संतावन से पर। इसी के कारण क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि 1 महीने में चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग क्या होता है, दिखाई देता है, और इसे ही अमावस्या कहते हैं। और इसमें जो अप्रकाशित भाग होता है वह क्या होता है, चंद्रमा, मतलब अप्रकाशित भाग होता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो वही तो ध्यान में रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन में लगता है। तो यह हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या होता है, चंद्रमा का जाना। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा का जाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रश्न कभी कभी यह भी हो जाता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन लगता है। हम लोगों ने ये भी समझा कि अमावस्या कब और क्यों बनता है, क्या परिस्थिति होती है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। देखिए आइए, अभी हम लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण में क्या होता है। सूर्य ग्रहण में होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना, तब सूर्य ग्रहण होता। तो वही होता कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कहा जाए तो अक्सर चांद सूरज को सिर्फ कुछ ही हिस्से ढक पाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जो चंद्रमा सूरज का पूर्ण हिस्से ढक पाता, कुछ ही हिस्से को ढक पाता। इस स्थिति को खंड ग्रहण कहते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है, इसे ही पूर्ण ग्रहण कहते हैं। हालांकि पूर्ण सूर्य ग्रहण बार बार देखने को नहीं मिलता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण धरती पर बहुत कम क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। जो अभी हम लोगों ने देखा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 से 250 किलोमीटर संपर्क क्षेत्र में देख सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चांद्र का सूरज के सामने से गुजरने में लगभग, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो गुजरने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। तो और चांद सूरज को पूरी तरह से ज़्यादा केवल 7 से 8 मिनट तक ही ढकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो सूर्य को वो चंद्रमा कितने समय तक, वही 7 से 8 मिनट तक ढक पाता है। तो क्या हो जाता है, तो वह सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो उस समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तब सूरज का जो होता है वह क्या होता है, कोरोना, जो कोरोना होता है उसी भाग का दिखाई देता है। कोरोना क्या होता है, हम लोगों ने देखा था, जो सूर्य होता है, सूर्य के सबसे केंद्र भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं उसे, क्रोड कहते हैं। इस क्रोड में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। उस क्रोड के बाहर जो क्या होता है, दीप्तिमान सतह होता है, उसी को हम लोग कोरोना कहते हैं। तो वही होता है। तो सूर्य ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग, हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना का भाग देख पाते हैं। और वही क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देगा, पूरा डायमंड कलर का, एक लाल के साथ साथ में मतलब डायमंड कलर हो जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीरक ब्लैक के रूप में भी जाना जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये भी देखने को मिलेगा कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है। तो वही हो जाएगा, डायमंड रिंग की घटना जब पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय होता है तब होता है। देखिए आप इसका एक फिगर में किस प्रकार से पूर्ण सूर्य ग्रहण और खंड सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में किस प्रकार से चंद्रमा है जो सूर्य को ढक लेता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 178 में सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा था सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाता है। तो जब क्या होता है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना तो सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या था, पूर्ण सूर्य ग्रहण में हम लोगों ने देखा था जब पूर्ण रूप से चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और तब वहाँ पर जो आकृति बनती है वह डायमंड रिंग के आकार का बनता है, जिसमें वह सूर्य के जो कोरोना भाग होता है वह दिखाई देता है। एकदम काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा, आप फिगर से उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट पर देखिएगा 169 में सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। अभी देखिए हम लोगों ने देखा था सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाता है। तो चंद्रमा जो है सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है और यह अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या क्या होता है, महीने में एक बार चंद्रमा का जो संपूर्ण अप्रकाशित भाग होता है वो दिखाई देता है, यानी उसमें क्या होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे ही हम लोग अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या के दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 180 में एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। करा एक कैलेंडर वर्ष में करा, तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे तो जाते हैं, लेकिन परंतु चंद्र ग्रहण प्राय नहीं देखे जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 181 में डायमंड रिंग की घटना कब होती है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था डायमंड रिंग की घटना, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ऐसा प्रतीत होता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेती है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। उस समय जो आकृति बनता है वह काफ़ी वहाँ पर सूर्य का जो कोरोना का भाग होता है वह वहाँ पर प्रतीत होता है। तो कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वही कोरोना यानी किरीट भाग दिखाई देता है। अब किरीट क्या होता है उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि जो सूर्य की संरचना है, सूर्य का जो सबसे केंद्र भाग है उसे करोड़ कहते हैं, जहाँ पे नाभ के संलयन होता है, और उसके ऊपरी भाग तापमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है, जिसे हम लोग सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। फिर उससे जो ऊपर होता है प्रकाश मंडल होता है, जो सूर्य का सबसे निचली दीप्तिमान सतह है, सबसे ऊपरी वर्ण मंडल होता है, जो सूर्य का निचला तापमंडल होता है। तो वह अमावस्या के दिन हो जाएगा, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण होता है वह देखिए ऑप्शन में है पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सूर्य ग्रहण के दिन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है ही है तो प्रत्येक अमावस्या के दिन। तो अब ये भी माइंड में आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या के दिन में होता है, तो अमावस्या क्यों नहीं हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक माह में एक अमावस्या तो आता ही आता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा एक माह में क्या होता है, जो सूर्य का जो अप्रकाशित भाग होता है, संपूर्ण अप्रकाशित भाग वो दिखाई देता है, तब उस समय चंद्रमा दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या बार बार उस अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है, और इस अक्षीय झुकाव के कारण क्या हो जाता है, वह उसके जो परिधीय क्षेत्र होते हैं मतलब अच्छे झुकाव के कारण वह आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, वही उसके कारण थोड़ा आगे की ओर निकल जाता है, इसी कारण प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सूर्य ग्रहण के समय हो जाएगा। अगर अमावस्या होता तब तो हर एक अमावस्या को चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा को ग्रहण देखने को मिलता। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 180 के बाद 182 में करा है सिजगी क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आइए हम लोग समझते हैं सिजगी क्या है। सिजगी करा सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का एक स्थिति में होना। देखिए जो होता है सिजगी, जो उसे हम लोग कहते हैं, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक स्थिति में हो जाता है तब उसी को हम लोग युति वियुति कहते हैं। इसे हम लोग सिजगी के अलावा क्या कहते हैं, युति वियुति। युति वियुति, युति को इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं और वियुति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। तो इसी को सिजगी को युति वियुति भी कहते हैं। देखिए थोड़ा समझ जाइए, है ना। युति क्या होता है, युति जो होता है सूर्य ग्रहण की स्थिति में युति होता है, और वियुति होता है चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी युति वियुति पूछ दिया, उसी में से आपको युति पूछ दिया जाए, तो सिजगी को ही हम लोग युति वियुति कहते हैं। यानी इस समय सूर्य चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सरल रेखा में होता है। युति हो गया। अभी हम लोगों ने देखा युति क्या होता है, युति होता है सूर्य ग्रहण के समय और वियुति होता है चंद्र ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, उसमें चंद्रमा बीच में हो जाएगा, और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाएगा, सूर्य चंद्रमा भी। नेक्स्ट प्रश्न 183 में कह रहा है चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। आइए हम लोग इसे समझते हैं। सूर्य ग्रहण में हम लोगों ने देख लिया, सूर्य ग्रहण में क्या था, जिसमें था सूर्य एवं
पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना चंद्र सूर्य ग्रहण कहला रहा था, जो प्रत्येक अमावस्या नहीं, अमावस्या के समय में वह घटना घटित होता था। लेकिन यह भी सच्चाई है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है और इस अक्षीय झुकाव के कारण वह थोड़ा आगे की ओर निकल जाती है। इसी कारण प्रत्येक अमावस्या को हम या पूर्णिमा को हम ग्रहण नहीं देख सकते। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में होता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें से। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य, जब पृथ्वी है जो सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तो सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता तथा पृथ्वी की छाया के कारण ही उस पर अंधेरा छा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बीच में चंद्रमा पृथ्वी आ जाता है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उसकी छाया पहुंच पाता, इसलिए अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिया यानी पूर्णिमा की रात मतलब यानी पूर्णिमा के दिन घटित होता है ना। अब पूर्णिमा क्या होता है इसे हम लोग आइए समझते हैं। पूर्णिमा क्या होता है कि पृथ्वी पर जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जो चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग है वह महीने में एक बार दिखाई देता, उसी प्रकार पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग क्या होता है, केवल एक बार दिखाई देता है, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय में घटित होता है। नेक्स्ट पर देखिएगा, चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब देखिए आ गया ना प्रश्न, अमावस्या। अमावस्या के दिन क्या होता है? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? वह चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णिमा क्या होता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार दिखाई देता है, और उसी तरह जब एक बार प्रकाशित भाग दिखाई देता है तो वह पूर्णिमा कहलाता है, और जब महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग दिखाई देता है तो वह क्या कहलाता है? अमावस्या कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा जितने समय में पूरा करती है वह अपने अक्ष पर भी करती है, और उसी समय में उस परिस्थिति के कारण ऐसा होता है, और उसी के कारण हम लोगों ने देखा चंद्रमा का सदैव एक भाग ही 57 से 59% भाग भी देख पाते हैं। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना। अब देखिए सूची 1 में विशेष लक्षण है और सूची 2 में क्या है? ग्रह है। अब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, आशा करते हैं आपको याद हो गया, बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि सौरमंडल में बृहस्पति के बाद कौन सबसे बड़ा ग्रह है? शनि है। शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है, वरुण के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है। ये क्रम है उसका। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूसरे स्थान पर, तो सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर सूर्य से पहले स्थान पर बुध है, बुध के बाद शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? तो नेपच्यून हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 186 में, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? कह रहा है किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो को, जुपिटर को, वीनस को, मार्स को। तो ये सभी उसका इंग्लिश लिखा हुआ है, अंग्रेजी है। तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? वह वीनस कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बुध को क्या कहा जाता है। तो बुध को मरकरी कहा जाता है, और शुक्र को क्या कहा जाता है? तो शुक्र को वीनस कहा जाता है, और पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है, मंगल को मार्स कहा जाता है, और बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है, और शनि को सैटर्न कहा जाता है, और अरुण को यूरेनस कहा जाता है, और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? तो देखिए जब हम लोगों ने उपसौर और अपसौर पढ़ा था तो उसमें भी चर्चा किए थे कि जो पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है वह 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अर्थात कह सकते हैं कि 150 × 10⁶ किलोमीटर यह इसकी औसत दूरी है। और अपसौर में दूरी अत्यधिक हो रहा था और उपसौर में दूरी कम हो रही थी। नेक्स्ट देखेंगे ग्रह क्या है। ग्रह क्या है? अब देखिए ग्रह के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। कह रहा सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं, जो सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। तो ये क्या होते हैं? अप्रकाश पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं मार दीजिएगा, टिमटिमाते हैं। ग्रह नहीं टिमटिमाता और ये अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 89 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र हैं? तो बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। हाँ, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शनि हो जाएगा। अगर शनि ऑप्शन में नहीं रहता तो बृहस्पति होता। तो देखा जाए बृहस्पति का कितना उपग्रह है, शनि का कितना। तो बृहस्पति की बात की जाए तो 79 उपग्रह हैं, और शनि के पास जो अभी हैं वह 82 ग्रह हैं। लेकिन इससे पहले इससे
बृहस्पति से शनि के पास कम ग्रह था। ये 2019 में 20 नए ग्रह की खोज हुई है, तो जिसके कारण शनि क्या हो गया, सबसे अत्यधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र वाला ग्रह हो गया। लेकिन 2019-20 से पहले बृहस्पति ही था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। करा मंगल की परिक्रमा कक्षा में, और क्या करा, एशियाई देश, यानी जो है एशिया का देश होना चाहिए। चीन, पाकिस्तान, भारत और जापान, तो वह हो जाएगा भारत। तो हम आपको बता दें, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश तो भारत है, तथा साथ में वह विश्व में अपने प्रथम प्रयास में सफल पाने वाला भी पहला देश है भारत। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है प्रश्न ये भी पूछ दिया जाए कि प्रथम प्रयास में सफल पाने वाला कौन है, वह मंगल के कक्षा में वह हो जाएगा भारत हो जाएगा। तो यह तो एशिया हो गया, क्या भारत से पहले, तो हाँ भारत से पहले भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मंगल के परिक्रमा कक्षा में गए हैं, भेजे हैं उपग्रह को, जिसमें सोवियत रूस हो गया, नासा हो गया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये सभी हैं जो भारत से पहले भी वहाँ क्या कर चुके हैं, परिक्रमा कक्षा में भेज चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 191 में, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। आकार के अनुसार घटते क्रम में, अब देखिए सबसे बड़ा आकार में कौन है, बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन है, वह बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद कौन है, अरुण है। अरुण के बाद कौन है, तो वरुण है। वरुण के बाद कौन है, पृथ्वी है। तो आइए, बृहस्पति, शनि, तो एक हो गया, एक के बाद चार हो गया, चार के बाद अरुण हो गया, यूरेनस हो गया, अरुण हो गया, तो 1 4 2 कौन है ऑप्शन में, 1 4 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के बाद कौन है आकार में, तो पृथ्वी के बाद है शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो अमाप और घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, तो वह हो जाएगा शुक्र। क्यों हो जाएगा शुक्र, तो आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से शुक्र है जो पृथ्वी के समान ही है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा गया है, ट्विन प्लैनेट भी कहा गया है, साथ साथ में इसको भगिन ग्रह भी कहा गया है। क्योंकि अगर इसके शुक्र के द्रव्यमान की बात की जाए तो शुक्र का जहाँ द्रव्यमान है लगभग बराबर है 4.86 गुने 10⁻24 kg, वहीं पृथ्वी की बात की जाए तो 5.97 गुने 10⁻24 kg। इसी के कारण जो आकार और द्रव्यमान की दृष्टि से बराबर होने के कारण इसे ही ट्विन प्लैनेट कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूर्य के बाहरतम परत को क्या कहते हैं, तो सूर्य की जो सबसे बाहरतम परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। तो आइए सूर्य के बाहरतम परत को ना, एक मिनट, थोड़ा सा सूर्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सूर्य के बाहरतम परत को, हाँ तो कोरोना तो हो जाएगा क्या, केंद्र से बाहर है, तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं सूर्य के संरचना के बारे में। सूर्य का जो सबसे केंद्र भाग है जिसे हम लोग कोरोड कहते हैं, जहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, तो केंद्र का भाग जो कोर होता है जहाँ नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर का भाग जो होता है जो क्या कहलाता है, कोरोना यानी सूर्य किरीट कहलाता है, जहाँ तापमंडल का सबसे ऊपरी परत को कोरोना या किरीट कहते हैं। उसके बाद क्या कहता है, उसके ऊपरी भाग यानी मध्य भाग जो प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का सबसे निचला दीप्तिमान सतह होता है, और यही जो होता है वो सबसे ऊपरी भाग क्या, प्रकाश मंडल के बाद क्या होता है, वर्णमंडल होता है। सबसे ऊपरी भाग वर्णमंडल होता है, यह सूर्य का निचला तापमंडल होता है। तो ध्यान में रखिएगा, तो सूर्य का बाहरतम परत को क्या कहते हैं, तो मेरे अनुसार तो वर्णमंडल ही होना चाहिए, क्योंकि बाहरतम परत सबसे ऊपरी परत तो वर्णमंडल है जो सूर्य का निचला तापमंडल है, और वहीं प्रकाश मंडल की बात की जाए तो वह निचला दीप्तिमान सतह है, और उससे नीचे कोरोना है जो का क्या है, तापमंडल का सबसे ऊपरी परत है, और केंद्र है जहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है जो कोरोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 193 के बाद 194 में करा, एक ग्रह के अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। अब देखिए, आइए इसे हम लोग समझ लेते हैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। क्या होता है, जब यहाँ पर मान लेते हैं सूर्य है, ये देखिए ये हो गया, सूर्य हो गया, और इस सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, पृथ्वी के द्वारा परिक्रमा की जा रही है। पृथ्वी का जो परिक्रमा होता है वह किस तरह से होता है, वह अंडाकार होता है, यही दीर्घवृत्ताकार के द्वारा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो क्या होता है, इस अंडाकार मार्ग में जब वह परिक्रमा कर रहा होता है सूर्य के, तो एक समय ऐसा आता है जब वह सूर्य के नज़दीक होता है और एक समय सूर्य के दूर होता है। जब वह सूर्य से दूर होता है तो उसे हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं, और यह अपसौर
जो है 4 जुलाई को घटित होता है। और जब एक समय यह अपने पथ पर परिक्रमा करते हुए जब घूर्णन करता तो वह सूर्य के नज़दीक हो जाता है, वह 3 जनवरी को घटना होता है। तो उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। तो जो नज़दीक होता है सूर्य से न्यूनतम दूरी उसे हम लोग उपसौर कहते हैं, और जो सबसे दूर होता है वह अपसौर होता है। तो अब आपके माइंड में प्रश्न हो रहा है, वह क्या उसके दूरी में भी अंतर पड़ता है? बिल्कुल, जब नज़दीक आया तो उसकी दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। जब वह पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होती है तो वह 152 मिलियन किलोमीटर पर होती है, और जो उसका एवरेज औसत दूरी है वह 149 है। तो न्यूनतम पूछ रहा तो अपसर हो जाता, अधिकतम पूछता तो अपसर हो जाता। अगर दूरी पूछता तो हम लोगों ने देख लिया कि न्यूनतम में 147 मिलियन किलोमीटर और अधिकतम में 152 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 195 में, अयनांत और विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? अब कह रहा है अयनांत। अब देखिए, अब इसे समझिए थोड़ा सा कि अयनांत और विषुव क्या होता है। देखिए, जो अयनांत है यह एक लैटिन शब्द है ना। इसका जो अर्थ होता है, यानी मतलब कहने का मतलब ठहरा हुआ सूर्य ही होता है। इसका अर्थ लैटिन शब्द है ठहरा हुआ सूर्य। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में वर्ष में 2 बार घटित होती है, एक ही ग्रीष्म ऋतु में और एक शीत ऋतु में। तो देखिएगा, अयनांत एक हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो अयनांत है वह 2 होता है। उत्तरी गोलार्ध में अयनांत एक 21 जून को देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में, और वही उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिणी अयनांत देखने को मिलेगा 22 दिसंबर को। जहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, 22 दिसंबर को बड़ी दिन होगी, वहाँ ग्रीष्म ऋतु पाया जाएगा। तो आगे चर्चा होगी। करा अयनांत और विषुव के संबंध में जोड़े में कौन सा सही नहीं है? अब 21 मार्च को, बिल्कुल सही बात है, 21 मार्च को क्या होता है, बसंत विषुव होता है, और इस बसंत विषुव में भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और जिसके कारण यहाँ पर दिन एवं रात बराबर हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा क्या होता है यहाँ पर, जो मेन कारण क्या होता है, जो डिक्लाइनेशन दिक्पात होता है वह शून्य हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी पर अक्षांशों पर क्या होता है, दिन एवं रात बराबर देखने को मिलता है। कारण वही होता है, डिक्लाइनेशन शून्य हो जाता है। इसे हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं। यह परिस्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो देखिए 21 मार्च भूमध्य रेखा पर, सही बात है। उसके बाद 95 में फिर बी में ऑप्शन करा 21 जून को कर्क रेखा पर, तो बिल्कुल सही बात है। अब 21 जून को क्या होता है, अब परिस्थिति देखिए यह होता है, यहाँ पर ये हो गया सूर्य, हो गया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हो गया, जो क्या है अंडाकार माध्यम से परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर। तो क्या होता है, 21 जून को सूर्य का जो कर्क रेखा होता है वह सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, और जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, और इस लंबवत पड़ने के कारण 21 जून को कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबी दिन और रातें छोटी होती है, यानी वहाँ ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है। तो और वही जब यह परिक्रमा करते करते 21 जून के बाद फिर यहाँ पर आ जाता है, फिर उत्तरी अयनांत से क्या हो जाता है, वह धीरे धीरे दक्षिणी अयनांत में जाता है, और एक समय आता है 6 महीने बाद वह सूर्य की किरणें यानी दक्षिणी अयनांत पर, यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और जो उत्तरी अयनांत यानी कि कर्क रेखा होता है वहाँ पर सूर्य की किरणें कम और तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ शीत ऋतु हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में। कब, 22 दिसंबर को, और वही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यानी लंबी रातें और छोटे दिन होते हैं। तो ये कारण होता है, यही होता है। तो वही करा 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर, वहीं 21 मार्च यहाँ पर होगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर मकर रेखा पर सीधे करना पड़ेगा, फिर यह मकर रेखा से धीरे 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 क्या हो जाएगा, वह दक्षिणी अयान से उत्तरी अयान की ओर बढ़ेगा। फिर 21 मार्च को यह भूमध्य रेखा पर आएगा, जिसमें उत्तरी छोर इसका क्या होगा, सूर्य के प्रकाश में होगा, और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, जो क्या कहलाएगा, बसंत विषुव कहलाएगा। हाँ, दिन रात बराबर होगा। तो ये भी सही है। 21 जून को कर्क रेखा पर कौन सही है, ये भी सही है, कर्क रेखा पर पड़ती। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर। तो देखिए इस प्रश्न का जो 23 सितंबर है उत्तरी ध्रुव पर, तो 23 सितंबर में उत्तरी ध्रुव नहीं होता है। अब देखिए एक फिगर को समझिए थोड़ा, ये फिगर को देखिए, है ना, इस फिगर में आपको पता चलेगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप हमें बस बताइए कि क्या इसका होना चाहिए कि अयनांत एवं विषुव के संबंध में कौन सा सही आंकड़ा नहीं है। हाँ, ये सही है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन जो अयनांत होता है वह उत्तरी गोलार्ध में ही होता है, तो यह उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, मकर रेखा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 96 में कह रहा है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अब कह रहा है, देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ये कह रहा कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में, है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऊपर क्या था, ऊपर हम लोगों ने देखा था अयांत और विषुव के संबंध में, जिसमें से क्या था
कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपसे पूछे थे कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। और 196 में हम लोग देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। अभी अयनांत क्या था? अयनांत हम लोगों ने देखा ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है स्टॉल्ड सन, यानी रुका हुआ, ठहरा हुआ सन। यह एक प्राकृतिक घटना है जो प्रत्येक गोलार्ध में 2 बार घटती है। तो अब देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि 21 मार्च को होगा, बिल्कुल 21 मार्च को सूर्य की किरणें पृथ्वी पर क्या होगी? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेगी, और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होगी, तो वह हो जाएगा 21 मार्च। बसंत विषुव होता है। उसके बाद उत्तरी अयान 22 दिसंबर को। अब देखिए जो उत्तरी अयानांत होगा वह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयान तो 22 दिसंबर नहीं 21 जून यहाँ पर होना चाहिए ना, ये हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। शरद विषुव, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में तो नहीं, उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव नहीं, क्योंकि देखिए शरद विषुव जो होता है वह 23 सितंबर को बिल्कुल होता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में नहीं होता। अब यहाँ से आप एक फिगर को देखिए, यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर पृथ्वी हो गया जो अंडाकार मार्ग पर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है सूर्य की चारों। यहाँ उत्तरी गोलार्ध है तो यह यहाँ पर नॉर्थ साउथ हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाता? नॉर्थ साउथ, तो उत्तरी नहीं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में यह आ जाता है, तो इसलिए शरद विषुव नहीं होगा। और उत्तरी अयांत 21 जून को, दक्षिणी अयांत 21 जून, तो दक्षिणी अयांत जो हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में, बिल्कुल सही बात है, वह 21 जून नहीं 22 दिसंबर होगा। तो ऑप्शन 3 और 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरे अनुसार लग रहा है उत्तरी अयांत में यहाँ पर 21 जून होना चाहिए, तब ऑप्शन नंबर बी सही होता। तो आप इसके बारे में कुछ अपना कथन देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं कि क्या यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 97 में, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? कौन सा वैज्ञानिक है? वह हो जाएगा केपलर हो जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि केपलर ने ग्रहों संबंधी कितने नियम दिए। तो केपलर है जो ग्रह संबंधी 3 नियम दिए, जिसमें से उन्होंने पहला बताया कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य ग्रह की कक्षा की एक फोकस बिंदु पर स्थित होती है। तो इसीलिए यह जो सिद्धांत है प्रत्येक नक्षत्र में दीर्घवृत्ताकार होती है तथा क्या बोला कि सूर्य है जो ग्रह की कक्षा के एक फोकस दूरी पर स्थित होती है, तो केपलर हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत इसका क्या था वह भी देख लीजिए, प्रत्येक ग्रह का कक्षीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जब दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ये केपलर का था। तीसरा नियम था कि सूर्य के चारों ओर ग्रह का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर जितना समय में एक चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण काल टी से कहते हैं। परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है ग्रह के सूर्य के औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। कोपरनिकस का क्या था? कोपरनिकस का था जो सिद्धांत आगे देखेंगे हेलियोसेंट्रिक मॉडल था, जिसमें से उन्होंने क्या बताया था? जो पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर बताया था। उससे पहले जो था कोपरनिकस से पहले अरस्तु के सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या है? पृथ्वी है जो ब्रह्मांड का केंद्र में अवस्थित है। लेकिन जब से कोपरनिकस का सिद्धांत अवधारणा आया, जिसमें उसका पुस्तक 1530 ईस्वी में डी रेवोल्यूशन जब प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर बताया तथा सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र में बताया, जिसके चारों ओर क्या करते हैं? ग्रह, पिंड और उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 197 के बाद 198 में कह रहा है कि सौरमंडल के हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए अभी इसकी चर्चा कर रहे थे ना, सौरमंडल का जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम है वह कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। तो आइए कोपरनिकस के बारे में जानते हैं उन्होंने क्या बोला। जो कोपरनिकस के सिद्धांत से पहले था जो अरस्तु का सिद्धांत था। जो अरस्तु का सिद्धांत था, अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु की अवधारणा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में था तथा सूर्य, तारे, दूसरे पिंड इसके चक्कर लगाते थे। लेकिन जैसे ही कोपरनिकस ने अपना सिद्धांत दिया, वह पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री जिन्होंने पृथ्वी को केंद्र से बाहर माना तथा इनकी पुस्तक 1530 ईस्वी में जो डी रेवोल्यूशन प्रकाशित थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के अक्ष पर, पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर घूमती है और एक दिन में वह अपना चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पर, और सूर्य के चारों ओर वह एक वर्ष में क्या करती है? अपना पूरा चक्कर करती है। तो यही हो जाए, वही हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहलाया, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या है? पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र में अवस्थित नहीं है, उसको ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, जबकि इससे पहले अरस्तु था वह ब्रह्मांड के केंद्र में माना। यही हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लू मून। अब आइए इसे हम लोग समझते हैं कि ब्लू मून क्या है। देखिए अगर ब्लू मून का माइंड में चर्चा आता है तो ब्लू मून से रिलेटेड 2-3 थ्योरी है, तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि अगर इससे प्रश्न कभी पूछ दिया जाए तो एग्जाम में छूट ना पाए।
तो देखिए ब्लू मून क्या होता है। ब्लू मून स्वाभाविक सी बात है, पहला जो तात्पर्य है ब्लू मून से आप यह जान लीजिए कि मतलब कोई भी ब्लू से संबंधित नहीं है, नीला से संबंधित नहीं है। ब्लू मून क्या होता है, एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा आता है, यानी एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा आता है। पूर्णिमा हम लोगों ने चर्चा किया कि पूर्णिमा का था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि महीने में एक बार जो सूर्य का संपूर्ण प्रकाशित भाग होता है वो दिखाई देता है, वह एक बार आता है महीने में, जो पूर्णिमा कहलाता है। तो वही कहा, कभी कभी क्या होता है कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होते हैं, तो 2 पूर्णिमाओं का चांद जो ब्लू मून कहलाता है। और इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण है 2 पूर्णिमाओं के मध्य का जो अंतराल होता है वह 31 दिन से कम होना। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एक माह में 2 पूर्णिमा, तो अभी हम लोगों ने देखा जब पूर्णिमा होता एक माह में एक बार होता, यानी जब अगला पूर्णिमा आएगा तो दोनों के बीच का अवधि तो 30 से 31 दिन होगा। यानी माह में एक बार आ रहा, अगला माह में एक बार आ रहा, तो अंतराल तो 30 से 31 दिन का होगा। लेकिन जब कभी कभी एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा आता है तो वस्तुतः क्या होता है 31 दिन से कम हो जाता है उसका समय अंतराल। तो ऐसा हर 2-3 वर्ष में एक बार होता रहता है। जनवरी 2 और 31 को 2018 में ब्लू मून की स्थिति को देखी गई थी। तो क्या हो जाएगा, महीने में आने वाला दूसरा चांद, ऑप्शन नंबर बी आप इसको बिल्कुल मार सकते हैं। महीने में आने वाला दूसरा चांद ब्लू मून कहलाता है। स्वाभाविक सी कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा आता तो इसमें क्या होता है, ब्लू मून में क्या हो जाता है, ब्लू मून में क्या हो जाता है कि जो 2 पूर्णिमाओं का जो मध्य अंतराल होता है 31 दिन से कम हो जाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए सुपर मून। अब ब्लू मून के बाद एक सुपर मून भी होता है, उसे भी समझ लीजिए। सुपर मून होता है वह स्थिति होता है जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु पर होती है या समीप होती है, तो उसे हम लोग पेरिजी, फुल मून या सुपर मून कहते हैं, यानी जब निकट होता है तब। क्लियर। उसके बाद ब्लू मून के सुपर मून के अलावा ब्लू मून तो देख लिए, फिर ब्लू मून ईयर भी होता है। अब ब्लू मून ईयर क्या हो गया, जब ब्लू मून समझ गए तो ब्लू मून ईयर भी हो जाएगा। तो यानी जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह का ब्लू मून होता है तब उसको ब्लू मून ईयर कहते हैं। यानी उसमें एक साल में 2 या 2 से अत्यधिक माह में ब्लू मून देखने को मिल जाता है। ऐसा कब हुआ था, तो 2018 में ऐसा हुआ था। उसके बाद एक ब्लड मून भी होता है। देखिए ब्लड मून क्या होता है, अब चर्चा हो गया तो इसका भी बता देते हैं। ब्लड मून होता है जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है। क्या होता है, पृथ्वी जो है चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब पृथ्वी का जो संपूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ा है तो उसमें चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रहा है, और इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, और इसे ही ब्लड मून के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ब्लू मून पूछ दिया है, सुपर मून पूछ दिया है। सुपर मून एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि वह स्थिति होता है जिसमें पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकटतम बिंदु पर होती है, और वही होती है वही जो समीप की स्थिति होती है उसे ही पेरिजी भी कहते हैं। वही फुल मून को, सुपर मून को, या फुल मून सुपर मून भी कहते हैं। नेक्स्ट पर ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। जो ट्राइटन है वह नेपच्यून, यूरेनस, शनि और शुक्र। जो ट्राइटन है ध्यान में रखिएगा, यह टाइटन नहीं है, टाइटन है शनि का उपग्रह जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि का हो गया टाइटन, यह ट्राइटन है, यह ट्राइटन नेपच्यून का है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं आप हर वर्ड में मिस्टेक कर दीजिए। तो ट्राइटन जो है किसका है, वह नेपच्यून का उपग्रह है। नेपच्यून क्या हो गया, यह हो गया वरुण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्लूटो के चांद का नाम क्या है। अब देखिए प्लूटो की चर्चा हम लोग पहले किए थे कि प्लूटो का खोज कब किया गया था, यह 1930 ईस्वी में किया गया था। प्लूटो का खोज किन के द्वारा किया गया था, यह क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा किया गया था उसको, जिसमें फिर उसको 24 अगस्त 2006 को क्या कर दिया गया था, चेक गणराज्य जो है प्राग में जो हुआ था वह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा को समाप्त कर दिया गया। जिसमें से हम लोगों ने यह भी देखा था कि इसके कुछ उपग्रह भी हैं, 5 उपग्रह, जिसमें से कौन कौन था, चेरोन था, चेरोन नहीं सेरोन है, हाइड्रा है, निक्स है, कार्बोस है, स्टाइरिक्स है। तो उसी में से एक उपग्रह है, चेरोन दिया हुआ है, तो प्लूटो का हो जाएगा। गैनीमेड तो सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का है, जिसका व्यास क्या है, इसका व्यास है 5260 किलोमीटर है। और वहीं जो टाइटन है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह हुआ 5160 शायद है। हाँ देख लीजिएगा एक बार, लगभग ही होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। नेक्स्ट बस देखिएगा, नेक्स्ट का रहा है ऊर्जा 97। ऊर्जा मेसर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है। अब देखिए आइए, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऊर्जा मेसर या बिग बियर। तो ऊर्जा मेसर या बिग बियर क्या है, तारा है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है, उपग्रह है।
तो ऊर्जा मेसर हो जाएगा, यह एक नक्षत्र मंडल है। यानी बिग बियर जो सप्तऋषि तारा है ना, उसी को हम लोग बिग बियर ऊर्जा मेसर कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा मेसर अंग्रेजी में सप्तऋषि तारामंडल को ही कहा जाता है। इसे ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है, नक्षत्र मंडल। और यही आप अगर अमेरिका कनाडा में देखेंगे तो इसे बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है, यानी बड़ा भालू। और वही चीन में देखेंगे तो पेत्यऊ के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है, यह एक नक्षत्र मंडल है, अर्थात सप्तऋषि जो है, जिसे हम लोग मगधी भाषा में कहे तो सतभैवा भी कहकर संबोधन करते हैं। तो वही है बिग बियर, नक्षत्र मंडल है। उसके बाद 203 में हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो जो सबसे नज़दीक है उस ग्रह का मान सबसे न्यूनतम है बुध है, जो पृथ्वी का सबसे कम समय में, सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा मात्र 88 दिनों में पूरा करता है। तो इस तरह से सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने चर्चा किया, जिनसे 2, 3, 5 प्रश्न बन सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।